6 फरवरी 2014 नॉर्वे में एक सुबह 5 लोगों की बस एक फ्रोजन लेक की ओर जाती है और लेक पे ट्रायंगुलर शेप का कट लगाते हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये है सुपर क्वालिफाइड गोताखोर जो करने जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी की सबसे डेंजरस केव डाइविंग। वो लगभग 400 फीट की गहराई तक डाइविंग करना चाह रहे थे, लेकिन ये केव बदनाम थे अपनी बेहद छोटी और संकरी गलियों के लिए, जहां गोताखोर डाइव करने के लिए 10 बार सोचते हैं। लेकिन इन जाबाज गोताखोरों ने ये 400 फीट की गहराई बहुत ही आसानी से पार की। बट इसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि डाइवर्स को अपने दूसरे दोस्त को वही मरने के लिए छोड़ना पड़ा। सब कुछ तो सही जा रहा था, फिर क्यों डाइवर्स ने अपने मरते दोस्त की मदद नहीं की और उसे अकेला छोड़कर भाग गए? और जो लोग भाग गए वो भी लोग बचे या नहीं, इसी बात का जवाब मिलेगा हमारे अनऑफिशियल गाइड के इस एपिसोड में, द प्लूरा केव ट्रेजेडी। काई कंकनिन, पैट्रिक ग्रॉन्क्विस्ट, वेजा रेंटेनिन, यारी एच एंड यारी यू, ये वो सुपर क्वालिफाइड डाइवर थे जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डाइवर थे। मतलब ये सभी 300 फीट की गहराई से भी आगे गोता लगा सकते थे। इनमें से काई को ऐसी केव डाइविंग का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था, लेकिन उसके साथ ही उसने अपने कई दोस्त गोताखोरों को खोया भी था। एक क्वेरी में अपने एक दोस्त गोताखोर के साथ 2013 में काई ने एक डाइव की, लेकिन कुछ फीट अंदर जाते ही काई ने नोटिस किया कि उसका दोस्त गोताखोर हिल नहीं रहा। उस दोस्त का रेगुलेटर उसके मुंह में नहीं था। काई ने जल्दी से उसे ऊपर लाया और मेडिकल इमरजेंसी को बुलाया। शॉर्टली आफ्टर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी आया, लेकिन बीच रास्ते ही काई का फ्रेंड डेड हो गया। अपने बेहद करीबी दोस्त के जाने के बाद काई बहुत ही परेशान हो गया और कुछ समय के लिए उसने डाइविंग भी छोड़ दी, लेकिन डाइविंग उसका पैशन था। और 6 फरवरी 2014 में अपने 4 दोस्त गोताखोरों के साथ उसने फिर से एक डाइव करने का प्लान बनाया, बदनाम प्लूरा वैली केव्स में, जो नॉर्वे में एग्जिस्ट करती है। इसे 90 के दशक में खोजा गया था, लेकिन उस समय वो टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी जिससे कि इस केव को एक्सप्लोर किया जाए। इस केव सिस्टम में 2 एंट्रांस पॉइंट थे, एक प्लूरा वैली एंट्रांस और दूसरा स्टाइनोफ्लेजेड एंट्रांस। ये लगभग 3 किलोमीटर लंबी केव सिस्टम थी जिसका डीपेस्ट पॉइंट था 120 मीटर गहरा। वैसे काई और पैट्रिक पहले भी केव की स्टाइनोफ्लेजेड एंट्रांस से 120 मीटर उसके डीपेस्ट पॉइंट तक जा चुके थे, इसलिए इस बार की डाइव के लिए वो सुपर कॉन्फिडेंट थे। लेकिन इस डाइव के लिए उन लोगों ने इस बार प्लूरा केव एंट्रांस को चुना। इसके लिए वो 5 डाइवर 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। उन लोगों ने तय किया कि पहला ग्रुप जाने के बाद 2 घंटे बाद दूसरा ग्रुप केव में डाइव लगाएगा। ये उन लोगों ने इसलिए किया क्योंकि जब डाइवर गोता लगाते हैं तो पानी के नीचे की रेत और काई ऊपर आने लगती है और वो फिर से सेटल होने के लिए लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। पहला ग्रुप था पैट्रिक और यारी एच का, तो दूसरा ग्रुप काई, वेजा और यारी यू का। प्लान के मुताबिक पांचों 6 फरवरी 2014 को लगभग 12 बजे प्लूरा वैली में पहुंचते हैं और पहला ग्रुप पैट्रिक और यारी एच बर्फ को ट्रायंगुलर शेप में काटते हैं। जैसे ही वो नीचे देखते हैं तो पानी इतना क्लियर था कि लगभग 60 फीट नीचे का बॉटम तक दिख रहा था। इस बार की डाइव में ये डाइवर कुछ एडवांस्ड इक्विपमेंट से लेस थे। उसमें से एक था अंडर वाटर स्कूटर, ताकि डाइवर स्पीड से आगे बढ़ सके और उनकी ताकत भी बच जाए, और दूसरा था रीब्रीदर, जो डाइवर के एक्सेल्ड एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाता है और उसमें ऑक्सीजन ऐड करता है ताकि उस एयर को फिर से यूज किया जाए। लेकिन उसके साथ ही आते बहुत सारे खतरे। उसमें से एक है हाइपरकैप्निया। इसमें जनरली रीब्रीदर की माल फंक्शन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर आउट ही नहीं होता और कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर वैसे ही डाइवर के फेफड़ों में चली जाती है, जिससे चक्कर आना और फटीग जैसे सिम्टम दिखाई देते हैं। और इतनी गहराई में ये चीज़ें डेंजरस साबित हो सकती है। बैकअप के लिए दोनों एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं।
दोनों डाइवर 500 मीटर की डिस्टेंस में एक स्ट्रेट चेंबर से आगे बढ़ने लगते हैं। 500 मीटर के बाद वो केव के अगले वर्टिकल चेंबर में घुस गए जो लगभग 250 मीटर लॉन्ग था। उनके आसपास थी लाइमस्टोन की दीवारें और नुकीले स्ट्रक्चर्स। इनसे बचते बचाते दोनों 120 मीटर के डीपेस्ट पॉइंट तक पहुंच जाते हैं और थोड़ी देर वही रुककर अपने इस अचीवमेंट का जश्न मनाते हैं। उसके बाद एक बहुत नैरो पैसेज आने वाला था और आगे जाकर एक बहुत तीखा 90 डिग्री टर्न उन्हें लेना था। पैट्रिक सबसे पहले उस पैसेज में जाते और 90 डिग्री के मोड़ पर वह मुड़ने ही वाला था कि उसने देखा कि यारी एच उसके आंखों से ओझल हो गया। वो दोबारा पीछे मुड़कर यारी एच के पास आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे देखता है तो यारी एच की हेडलैम्प तेजी से ऊपर नीचे हो रही है, जो यूनिवर्सल साइन है कि डाइवर प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम ये थी कि यारी की रस्सी पत्थरों में फंस गई थी, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। जैसे तैसे वो रस्सी को टक करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन यारी को पैट्रिक से एक्स्ट्रा सिलेंडर चाहिए था, तो पैट्रिक उसे अपना खुद का रीब्रीदर तक दे देता है। लेकिन इसी चक्कर में यारी के मुंह से उसका रेगुलेटर गिर जाता है और सांस लेने की हड़बड़ी में यारी केव का बेहद चिल्ड वाटर कई बार पी लेता है और यारी वही डूब जाता है। पैट्रिक अपने दोस्त को मरते देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि रेगुलेटर हर एक डाइवर के पास सिर्फ एक ही होता है। पैट्रिक ने जैसे तैसे खुद को शांत किया और एक इमोशनली चैलेंजिंग डिसीजन लिया, अपने दोस्त यारू को वही छोड़कर आगे बढ़ने का। उसने अपने डाइव कंप्यूटर में अपनी अगली जर्नी को देखा कि कहाँ तक डाइव करना है और कहाँ पर रुकना है। तो इन सब को मिला के उसे अब 400 मिनट यानी लगभग 7 घंटे लगने वाले थे, लेकिन उससे ये पैसेज 120 मिनट में पार करना था, वरना वो शिकार हो जाएगा डिकम्प्रेशन सिकनेस का, जिससे वो खुद डूब जाएगा। और पैट्रिक ने अपने ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रीशियस ऑक्सीजन भी यारी को दिया था, इसलिए सारी सिचुएशन यही कह रही थी कि पैट्रिक सरफेस तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन यारी ने केव की इस गहराई में मरने के बजाय डिकम्प्रेशन का खतरा उठा लिया। उसने केव के एंट्रेंस की तरफ स्विम करना शुरू कर दिया। रास्ते में वो काई, वेसा और यारी यू के बारे में सोचता रहा कि उन लोगों पर क्या बीतेगी जब वो यारी एच की बॉडी को केव के 90 डिग्री के पैसेज को ब्लॉक करते पाएंगे। उसने ये तक सोच लिया कि शायद वो तीनों भी नहीं बचेंगे। साथ ही वो ये भी सोच रहा था कि कैसे वो फिनलैंड जाकर इनके माँ बाप, भाई बहन, वाइफ और बच्चों को इनके डेथ के बारे में बताएगा। यहाँ दूसरी तरफ काई, वेसा और यारी यू केव में उतर गए। काई सबसे पीछे थे ताकि कुछ इमरजेंसी आए तो वो बाकी दोनों को असिस्ट कर सके। पहले ग्रुप ने पहले जो इंडिकेटर छोड़े थे, इससे इस ग्रुप को लगा कि ये जर्नी वे 4 घंटे में पूरी कर देंगे। वेसा ने अपने साथ एक्स्ट्रा सिलेंडर लाए थे इन केस ऑफ इमरजेंसी। तीनों ने लीनियर चेंबर का सफर मात्र 20 मिनट में पूरा कर लिया और फिर वो गहराई में उतर गई और वो 120 मीटर के डीपेस्ट पॉइंट तक भी पहुंच गए। यहाँ आकर वेसा सबसे आगे बढ़ने लगे, लेकिन उसने लाए हुए एक्स्ट्रा सिलेंडर और वेसा की रस्सी पत्थरों में फंसने के कारण वो 5 मिनट लेट हो गए। 5 मिनट यानी 1 घंटा और लगेगा इस जर्नी को पूरा करने में। ये ऐसा क्यों? क्योंकि अगर डाइवर बहुत तेजी से आगे बढ़ा तो वाटर के प्रेशर के कारण उसके अंदर नाइट्रोजन गैस इंक्रीज होती है, जिससे डिकम्प्रेशन का खतरा बढ़ता है, जिससे पैरालिसिस भी हो सकता है। इसलिए डाइवर्स रुक रुक कर आगे बढ़ते हैं ताकि नाइट्रोजन लेवल नॉर्मल हो जाए। जैसे तैसे वैसा खुद को छुड़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। वैसे ही उसे बीप बीप की आवाज़ आने लगती है। वो यारी एच की डाइव कंप्यूटर से आ रही थी। यारी एच की डेड बॉडी को देखकर सब लोग हैरान हो गए थे। यारी एच ने 90 डिग्री टर्न को ब्लॉक कर दिया था। इधर काई नाइट्रोजन नार्कोसिस का शिकार हो गई, जिससे काई का दिमाग सुन्न सा होने लगा। काई अब कोई भी डिसीजन लेने की हालत में नहीं थे, लेकिन काई यारी यू को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं कि
यारियू अपने क्लोज सर्किट गियर और ओपन सर्किट गियर के बीच फ्रिक्वेंटली स्विच कर रहे हैं। इसी चक्कर में यारियू का भी रेगुलेटर माल फंक्शन कर देता है और प्लूरा वैली अपना एक और शिकार करती है। यारियू प्लूरा वैली के गहराई में डूब जाते हैं। याकाई फिर से उसी रास्ते से उल्टा जाने का डिसीजन लेते हैं और वेसा को भी लौट आने के लिए कहते हैं, लेकिन वेसा को नहीं लगता कि वो इतने ऑक्सीजन में फिर से उसी रास्ते से वापस जा सकते हैं। इसलिए वेसा यारी एच की बॉडी को साइड करके आगे बढ़ता है तो दूसरी तरफ काई वापस लौट जाता है। उसके पास ऑक्सीजन की कमी थी तो वो तेजी से स्विम करके ऊपर आने लगा। डिकम्प्रेशन सिकनेस उसे बेटर लगा रादर देन कि इस गहराई में डूबकर मरना। इधर पैट्रिक भी गिल्टी होकर स्विम कर रहे थे कि कैसे उसने अपने दोस्तों को मरने के लिए छोड़ दिया। पैट्रिक ने अपनी एनर्जी बचाने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर का सहारा लिया। इधर काई भी केव के लीनियर पैसेज में पहुंचने में सक्सेसफुल हो गए, लेकिन अभी भी काई को 500 मीटर का लंबा रास्ता पार करना था। ऑक्सीजन की कमी का खतरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन स्विम करने के अलावा इसके पास कोई ऑप्शन था भी नहीं। तीनों डाइवर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे ताकि डिकम्प्रेशन सिकनेस का शिकार ना बन जाए, लेकिन ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा था। इधर काई का स्कूटर भी खराब हो जाता है और अपनी आखिरी बची सिलेंडर को वो यूज करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि आखिर तक ये खत्म ना हो। रात 9 बजे पैट्रिक केव के एंट्रेंस तक पहुंच जाते हैं और अपनी 8 घंटे की मुश्किल डाइव पूरी करते हैं। थकान से बदहाल पैट्रिक बाहर निकलने के बाद अपनी वैन के पास जाते हैं और वही लेट जाते हैं। कुछ देर बाद वो उस एंट्रेंस से एक हेडलैम्प आते दिखता है जो वेसा की होती है। रात 1 बजे काई भी 3 घंटे बाद प्लूरा वैली के एंट्रेंस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जिस रास्ते से वो आ रहे थे वहाँ बर्फ जमी हुई थी, लेकिन किसी तरह बर्फ तोड़कर वो भी बाहर आ जाता है। लगभग 11 घंटे की डाइव करने के बाद एग्जॉस्टेड काई अपने वैन के पास आ जाता है और वैन को चालू करके वैन में ही लेट जाता है। वैन की हेडलैम्प देखकर वेसा और पैट्रिक भी वैन के पास आ जाते हैं। तीनों डाइवर्स को हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है। तीनों डाइवर्स को इस इंसिडेंट से गहरा सदमा लग जाता है। इधर नॉर्वेजियन पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ। दोनों यारी एज एंड यारी यू उनकी फैमिली को उनकी डेड बॉडी चाहिए थी। लोकल अथॉरिटीज़ ने उनकी बॉडी को निकालने के लिए एक कोशिश भी की, लेकिन वो भी फेल हो गई। इसलिए नॉर्वेजियन पुलिस ने उस केव को बंद करने का ही फैसला लिया। इधर पैट्रिक ने यारी के फैमिली को प्रॉमिस किया था कि वो कुछ भी करके उनकी बॉडी बाहर निकाल कर रहेंगे। इसके बाद वो अपने कॉन्टेक्ट के फेमस डाइवर रिकी स्टैंटन की मदद लेते हैं और 26 मार्च 2014 को वो बिना परमिशन के फिर से केव में डाइव करते हैं और अपने दोस्तों की बॉडीज को बाहर निकालते हैं। ये इलीगल डाइव थी, लेकिन इमोशंस को देखते हुए नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया।